आज हम आपसे बात करेंगे सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची के मुद्दे को लेकर। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आपका अपना नवीन गुप्ता। पर्ची खर्ची के मुद्दे पर पिछले कुछ सालों से प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है। जब भी सरकारी नौकरियों की परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं तो लोगों में यह कहते सुना जाता है कि अब तो पर्ची खर्ची का जमाना ही खत्म हो चुका है। पिछले दिनों सरकारी नौकरियों का परिणाम घोषित होने के बाद तो हाल ही में मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। वर्तमान मनोहर सरकार का दावा है कि पूर्व की सरकारों में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। वहीं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से कहा कि मुख्यमंत्री सबूत दे कि कांग्रेस के कार्यकाल में पर्ची खर्ची चलती थी। ये कोई वो खड़ा कहता जी खर्ची पर्ची, एक पर्ची दिखाओ, एक खर्ची दिखाओ, मेरा फांसी चढ़ाओ। बोला इनसे क्यों नहीं जवाब मांगते आप? देखिए इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते आप? हमारे से सबूत मांग रहे, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? इनसे सबूत मांगो, सबूत मांगो इनसे। अब इतनी देर से कह रहे एक पर्ची बैठ जा तू, वाई ट्रेंडिंग। ये बताओ कौन सी पर्ची पकड़ी, कौन सी खर्ची पकड़ा? आइए आज इस पर्ची खर्ची के मुद्दे पर विश्लेषण करते हैं कि सरकार सही कह रही है या फिर विपक्ष। सरकारी कामकाज और सरकारी नौकरियों की भर्ती में मनोहर सरकार द्वारा पारदर्शिता तो बढ़ती ही गई है, इसलिए प्रदेश के हर गली मोहल्लों में यह चर्चा आप सुनते होंगे कि हरियाणा में पर्ची खर्ची का जमाना लग चुका है। जनता अब खुद महसूस कर रही है कि उन्हें सरकारी कामकाज करवाने और सरकारी नौकरी पाने के लिए ना तो किसी की सिफारिश और ना ही पर्ची खर्ची की जरूरत पड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि विधानसभा में इतना बड़ा सवाल उठाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री को अतीत के पन्ने पलटकर जरूर देख लेना चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची की वजह से ही प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तक जेल की हवा खा चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह अच्छी तरह से जानते हैं कि धांधली की वजह से ही कोर्ट द्वारा उनके कार्यकाल में कई सरकारी नौकरियों को रद्द कर दिया गया था, जिनमें न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी में सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट। मैं प्रमाण देता हूं, हम ऐसा करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने जितनी भर्तियां उस समय की रद्द की हैं या हमारे समय की रद्द की हैं, वो सारे डिसीजन पढ़ लें। उस डिसीजन में से ये प्रमाण मिल जाए क्या भर्तियां किस प्रकार से की गई और जो रद्द करने के कारण बता दिए जाए तो हुड्डा साहब मान लें। जहां तक बात है युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की, तो इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान सीएम मनोहर लाल के सामने कहां खड़े होते हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सन 2005 से सन 2014 के बीच कांग्रेस सरकार 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रदेश में कुल 86,067 सरकारी नौकरियां देने में ही कामयाब हो पाई है, जबकि वर्तमान मनोहर सरकार अपने 9.25 साल के कार्यकाल में प्रदेश के करीब 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। नमस्कार मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार। नमस्कार सोनू जी। अम्बाला में यार बहुत खुशी हुई कि आज मेरी सिलेक्शन हो गया है फायर एंड सेफ्टी में सर, ड्राइवर के पद पे, और मेरा सेंटर में सीएसए में भी हो गया सर। ये बीजेपी है तो संभव है, वरना तो सर मैं तो 2015 से सर तैयारी में लगा हुआ हूँ। उससे पहले भी हर बार मेरिट में रह गए, कभी किसी चीज में रह गए सर, हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। आज बड़ी खुशी है कि मुझे बीजेपी सरकार में मुझे जॉब मिली है और मैं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको पूरा करूंगा सर, अपनी ड्यूटी करूंगा सर। बस यही चाहिए, वही चाहिए कि जिस सुशासन की हमने नींव रखी है उस सुशासन को आप लोगों ने इस रेखा को लंबा करना है। कभी भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ किसी के जीवन में ना आए और लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं इसका जरूर ध्यान रखना। बहुत बढ़िया सोनू जी। सर जी आपने बोला है कि बिना पर्ची और बिना पर्ची के सर, वो बिल्कुल ही धरातल पे उतरा है सर। बिल्कुल मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार है तो सब कुछ संभव है सर। चलिए, कौन सा गांव है आपका? सर मेरा गांव खानपुर है, अम्बाला में सर। पिछले दिनों ही मनोहर सरकार ने प्रदेश में 13,000 युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी में सरकारी नौकरियां दी हैं। सीटी एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं।
उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। पिछले दिनों इन 13,000 पदों के नतीजे भी घोषित होते ही प्रदेश की जनता खुद समझ गई थी कि अब पर्ची खर्ची की प्रथा का समूल नष्ट हो चुका है, क्योंकि यह सरकारी नौकरियां योग्य और गरीब परिवार के बच्चों ने हासिल की थी। इससे संबंधित कई वीडियो भी प्रदेश भर में वायरल हुए थे, जिनमें लोग खुद पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची की प्रथा का सबूत देते नजर आ रहे थे। मेरा नाम संदीप है, मैं रेवाड़ी बीकानेर गांव से हूँ। मेरा सिलेक्शन अभी बिजली विभाग में हुआ है। जो भर्ती हुई है वो बिल्कुल फेयर भर्ती हुई है। आज से पहले जब भर्तियां होती थी कांग्रेस टाइम में, तो लोगों का यही रहता था कि किसी नेता के साथ में कोई संपर्क में है या फिर रुपए का कुछ जुगाड़ है तो ही भर्ती के लिए सोचते थे। पर अब की बार में हमारा ना तो किसी नेता के साथ में कुछ वो है, ना ही हमने किसी को 1 रुपया दिया है। मनोहर लाल जी की साफ नीति जो है उसके हिसाब से भर्ती हुई है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मैं सी गांव का निवासी हूँ। अभी जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हुई है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कैटेगरी में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी ज्वाइनिंग मिली है, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से की गई है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस था इस भर्ती का। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के जवान हैं, उनका सपना साकार किया है उन्होंने, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि योग्य लोगों को मनोहर लाल उनका हक देने में आखिर कैसे कामयाब हो पाए हैं। आपको पता होगा कि पूर्व की सरकारों में व्यवस्था थी कि लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू क्लियर करने पर ही किसी को सरकारी नौकरी दी जाती थी। देखिए पूर्व की सरकारों में सरकारी नौकरी देने के मामले में कितना बड़ा झोल था। यानी आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितनी भी परीक्षा दीजिए, लेकिन आपकी नौकरी इंटरव्यू पर ही निर्भर करती थी। मतलब इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी चाहे तो आपकी योग्यता को चंद मिनटों में अयोग्य घोषित कर सकता था। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था के पीछे एकमात्र कारण पर्ची खर्ची ही हो सकता है। इस पर्ची खर्ची का पूरी तरह समूल नष्ट करने और योग्य व्यक्तियों को उसका हक देने के लिए सीएम मनोहर लाल को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में काफी बड़े परिवर्तन करने पड़े हैं। जब हम सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खासकर सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको सब सुनाते थे। उनमें एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर लाल ने सीईटी यानी कॉमन पात्रता परीक्षा की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर बनाया है। आइए अब बात करते हैं ठेकेदारी प्रथा की। पूर्व की सरकारों में विभिन्न सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी काम करते थे। इन कर्मचारियों को अक्सर सरकार और ठेकेदारों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए देखा जाता था।
कारण था कि ठेकेदार द्वारा उन्हें ना तो तय वेतन दिया जाता था और ना ही अन्य किसी तरह की सुविधा दी जाती थी। सरकारी विभागों में ठेके पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने की पहल सबसे पहले मनोहर लाल सरकार ने ही की। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए मनोहर सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे 1,08,000 कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में लाया गया। इसके अलावा 18,000 कर्मचारियों की नई भर्तियां सरकार ने निगम के माध्यम से की है। निगम में आने के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। ईपीएफ और ईएसआई के लिए लेबर कोड के लाभ भी उन्हें दिए जा रहे हैं। योग्य व्यक्ति को उसका हक देने के लिए मनोहर सरकार द्वारा किए गए कामों को तो एक चंद उदाहरण है, जबकि मनोहर सरकार ने करप्शन के खात्मे और सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हजारों लाखों काम किए हैं। 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं, और इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक यूनिक एक सिस्टम बनाया है और यहाँ तक बन गया है अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा होती थी, तो हमारे HKRN के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया और बाकी प्रदेशों के जो लोग आए हैं, जो वहां के ट्रेनिंग पार्टनर उनके माध्यम से आए, तो बहुत सी शिकायतें उनको मिल गई कि पैसे लेकर के वो भेज रहे हैं। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया और केवल 250 लोग अभी हरियाणा के जो सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या हमें जनता पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वाकई में खर्ची पर्ची जैसी परंपरा पूर्व सरकारों में थी या नहीं? ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में मेट्रो प्लस के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भविष्य में भी आप NCR की एक्सक्लूसिव खबर देखने के लिए मेट्रो प्लस के फेसबुक पेज को लाइक कर और फॉलो कर इस स्टोरी को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें आपके साथ साथ आपके चाहने वालों पर भी पहुंच सके। साथ ही हमारे मेट्रो प्लस का YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।